अपार्टमेंट में पहुंचते रोशना ने वॉशरूम की राह ली थी। शावर के नीचे खड़े होते अपने हाथों को बुरी तरह रगड़ रही थी, जिससे इसके अपने नाखून उसके बाजू पर जख्म बना रहे थे। रोशना, ये क्या कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? उसको बुरी तरह अपना चेहरा रगड़ते देखकर फरियाल की आंखें फटी थी। सरस से इस तक पहुंचने शावर बंद करते इसे चिल्लाते पूछा, मैं पागल नहीं हूँ, नापाक हो गई हूँ, बहुत बुरी हो गई हूँ, मैं किस को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। दीवार के साथ लगते नीचे बैठती चली गई थी। फरियाल, जो पहले ही परेशान थी, इसके बेहोश होने पर बौखला गई। इससे पहले से होश में लाती बाहर दरवाजे की दस्तक सुनकर ठटकी थी। रोशना को ऐसे ही छोड़ते दरवाजा खुला था, पर सामने खड़े एहतशाम बलोच को देखते फरियाल सुन हो गई थी, जबकि इसको भीगे कपड़ों में देखते एहतशाम ने अपना रुख बदला था। इसके रुख बदलने पर वो भी होश में आई थी और खुद को भीगा देख कर खपत से चेहरा सुर्ख हुआ था। वो फौरन वहाँ से गई थी। किसी को न महसूस करते वो पलटा था, खुद ही अंदर आते सामने पड़े काउच पर बैठ गया था। रोशना रोशना आंखें खोल उठी। जिसके पास बैठे से होश दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे न आते देखकर अपने फ़ोन से डॉक्टर को कॉल मिलाई थी। उसे जल्दी आने को कहती अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। एहतशाम जो कब से बाहर बैठा था, अब रोशना को न आते देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगी थी। इससे पहले कदम अंदर की तरफ बढ़ाता सामने रहती लेडी डॉक्टर को देखते उसके माथे पर शिकन उभरी थी। मारिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई बीमार है क्या? मारिया रोशना और फरियाल की दोस्त थी, जिसे एहतशाम कई बार मिल चुका था, लेकिन इसे इस वक्त देखते परेशान हुआ था। जी एहतशाम भाई, वो फरियाल ने मुझे बुलाया और कहा कि जल्दी आओ। वैसे कहाँ है वो? इसके बाद का जवाब दिए बगैर लंबे लंबे डग भरता सामने कमरे में आया था, जहाँ फरियाल रोशना को अपने सहारे बेड पर बिठा रही थी। क्या हुआ है इसे? इसकी फ़र्क आवाज़ सुनकर फरियाल का दिल उछल कर हलक में आ गया। सख्ती से आंखें नीचे सीधी हुई थी। वो भाई, पता नहीं, शायद कमज़ोरी से बेहोश हो गई, उंगलियां मरोड़ते बताया था। एहतशाम की नज़र जब रोशना के आस्तीनों पर पड़ी, जो फटी हुई थी, और बाजुओं पर जख्मों को देखते सांस सीने में अटका था, जबकि मारिया भी सब समझने की कोशिश कर रही थी। शिकस्ता कदमों से चलता यूनी से बाहर निकला था। आंसू जब्त करने की कोशिश में आंखों के किनारे सुर्ख हो गए थे। दिल मुसलसल नफी कर रहा था कि जो हुआ वो तुमने नहीं किया, पर दिमाग मानने से इनकारी था। आंखों देखा कैसे गलत हो सकता है? और फिर मेरे अलावा वहाँ मौजूद भी तो कोई नहीं था। क्या उसे मुझ पर यकीन नहीं कि मैं नहीं? क्या जो एक लम्हे में मुझसे नफरत करने लगी थी, लेकिन इसके साथ जो हुआ, इसके बाद वो मुझसे नफरत ही करेगी। अगर ये सब वाकई ही मैंने किया है, तो मैं इससे जल्द अज जल्द निकाह करूँ, अपना बना लूँ और इसकी नफरत को मोहब्बत में बदल दूँगा। पर पहले मैं सज़ा लूँगा किसी को बेआबरू करने की, जो सज़ा इस्लाम देता है। मैं सहूँगा। खुद से कहते गाड़ी का रुख मस्जिद की जानब था। दिल था कि फटने के करीब था, पर उसे यकीन था कि रुश्ता के बाद वो रब भी उसे माफ़ कर देगा। ज़ोहर की नमाज अदा करते दुआ के लिए हाथ उठाए थे, कब से रोके आंसू आंखों से रवां हुए थे, जबकि होंठों पर थुकल था। क्या बात है बच्चे, क्यों रो रहे हो? शफ़क़त भरा लफ्ज़ अपने सर पर महसूस करते आहत ने अपना चेहरा ऊंचा किया तो खुद को तकते बुजुर्ग को देखते इसने अपनी पलकें झपकाई थी। और क्या करूं? मेरे पास रोने के अलावा बचा ही क्या? जिससे मोहब्बत के दम बढ़ता था, उसे ही बेआबरू कर दिया। आप जानते हो अब मुझसे नफरत करती है। उसकी भराई हुई आवाज़ सुनते हुए बुजुर्ग वहीं बैठ गए थे। वो रोज़ इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता था, जिस वजह से वो बुजुर्ग इसे जानते थे। आज उसे रोता देखकर वो हैरान हुए थे। क्या बात है बेटा, शुरू से बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इनके नरमी से पूछना। हद ने इन्हें देखा था। इस्लाम में जिना की क्या सज़ा है? इसके सवाल पर वो बुजुर्ग हैरानगी से उसे देख रहे थे। जवाब का मुंतज़िर था। इस्लाम में जिना की सज़ा 100 कोड़े और 1 साल जलावतन करने के लिए कहा गया है। पर तुम क्यों पूछ रहे थे कि मैं सज़ा का मुस्तहिक हूँ? मैं भी इस गुनाह में शामिल हो चुका हूँ। तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने ज़िना किया है? इसके मुस्कुराकर पूछने पर अहद ज़ख्मी सा मुस्कुराया था। इसके बाद इसे भी इल्म होता है, मुझे भी 100 कोड़े लगाए जाएं। ऐसा कहने पर वो फिर मुस्कुराए। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? इनके पूछने पर अहद ने बिला ताख़ीर इस्बात में सर हिलाया था। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि तुमने ज़िना किया है? उनके सवाल पर अहद झटका था। फिर गहरा सांस खारिज करके इसने बताना शुरू किया कि इसकी सारी तफसील सुनते हुए थोड़े परेशान हुए थे। अब आप बताइए कि मुझे 100 कोड़े कौन मारेगा? तुम्हारे बेटे ने साइम को कहा है कि वो किसी और को पसंद करता है और ज़ोहर से शादी नहीं कर सकता। ये दुरुस्त है? असफंद बलोच इस वक्त चौधरी के साथ डेरे पर मौजूद थे। हाँ, कहा तो कुछ ऐसा ही
मुझे भी है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं इस लड़की का जल्द ही को इंतज़ाम करवाता हूँ। अपने आदमी काम पर लगाए हुए, जैसे ही कुछ पता चलता है इसका काम ख़त्म कर देंगे। रहीम चौधरी परेशान से गोया हुए थे। अगर जोहा की शादी शहरोज से ना होती तो इनका बिना बनाया गेम बर्बाद हो जाता। अगर इतनी जल्दी काम ना ख़त्म करना, पहले हमें दिखाना कि कौन है वो लड़की जो शहर चौधरी के दिल को भा गई है। सिगरेट का गहरा कश लेता खबासत से कहा था, जिस पर रहीम चौधरी का कहका गूंजा था। हाँ हाँ हाँ, असफन बलोच, आज भी तुम्हारे सारे शौक वैसे ही हैं। कहीं नहीं लगता कि तुम यूसुफ बलोच के तयाजाद हो। इसका नाम लेकर मेरा मूड ना बर्बाद करो। खुद तो मरा, साथ साथ दो लोगों के लिए और मर गया। सरदार बनने चला था बेचारा, मीठी नींद सो गया। असफन बलोच ने नफरत से कहते सर झुटकाया। वैसे अब तो इसका बेटा भी इसके जैसा ही निकला। वैसे तुम्हारी बेटी का पता चला? रहीम चौधरी के पूछने पर असफन बलोच के चेहरे पर साया सा गुजरा था। नहीं, पता नहीं कहाँ गई, और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि इसे ढूंढने में बर्बाद करो। असफद कहते उठ खड़े हुए थे, जिसको देखते रहीम चौधरी भी उठे थे। शहरोज चौधरी का दिमाग दुरुस्त करो, वरना मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। ठीक है, जल्द ही सब मस्बत जवाब दूंगा। रहीम चौधरी से बगैर बगलगीर होते डेरे से निकल गए थे। आप दोनों प्लीज़ बाहर जाओ, मैं चेकअप कर लूँ, रोशना कमारिया ने जल्दी से कहा था, जिस पर वो दोनों बाहर चले गए थे। फरियाल शिद्दत से दुआ कर रही थी कि वो इसके रेप वाली बात एहतशाम के सामने ना कह दे। अगर इसे पता चल गया तो जाने एहतशाम क्या करेगा। इन्हीं सोचों में गुम थी जब मारिया बाहर आई थी। वो ठीक है, बस किसी सदमे के ज़ेरे असर बेहोश हो गई है। इसके बाजू पर किसी नुकीली चीज़ को मारा है, जिससे निशान पड़ेगा। वो दवाई मैंने लिख दी है, तुम इसे खिला देना और ये ट्यूब लगा देना। मारिया की बात सुनते एहतशाम को सुकून मिला था, जबकि फरियाल तो इन्हीं लफ्ज़ों पर अटक गई थी कि वो ठीक है, मतलब इसका रेप नहीं हुआ, अहद बलोच इतना नहीं गिरा, लेकिन इसका ये हाल क्या किसने? ये सवाल उसे बुरी तरह खट रहा था जब एहतशाम की आवाज़ पर होश में आई थी। फरियाल, बच्चे मैं आधे घंटे बाद आऊँगा, रुशना को बता देना और इसका सामान भी तैयार रखे। इसके कहने पर फरियाल ने हाँ में सर हिलाया था। इसके जाते किचन का रुख किया था। जल्दी जल्दी हाथ चलाते सूप बनाने लगी थी। जहन में बस एक ही सवाल था कि रुशना की हालत का जिम्मेदार कौन है, किसी को क्या फ़ायदा हासिल होगा। थोड़ी देर बाद मैं कमरे में दाखिल हुई तो रुशना वैसे ही लेटी थी। रुशना उठो यार, एहतशाम भाई आने वाले हैं, चलो जल्दी उठो, इसका गाल थपथपा कर कहा था। रुशना ने मंदी मंदी आंखें खोली थी। यार जल्दी उठो, भाई आने वाले हैं, इसको छत घूरते देख कर कहा था। भाई के नाम पर रुशना झटके से उठी थी। उसके तो जहन से निकल गया था कि आज एहतशाम उसे लेने आने वाला है। फरियाल अहद ने रुशना, उसने कुछ किया, और प्लीज़ तुम अभी जल्दी से ये सूप पियो और कपड़े चेंज करो, बाकी बातें मैं बाद में बताऊंगी। इसके हाथ में सूप का बाउल थमाते कंफर्टर लपेटा था। इसकी बात पर रुशना की आंखें चमकी थी। पल उगले ही लम्हे इनकी चमक मान पड़ी थी। दिमाग मानने से इनकारी था। इसकी आंखों में वो मंजर घूमा था जब वो इसके चेहरे पर झुका था। खुदा का वास्ता यार जल्दी तैयार हो जाओ, वरना एहतशाम भाई भाई से तुम्हारी खैर नहीं है और रात हो जाएगी तुम्हें गांव पहुंचते हुए। इसलिए जल्दी करो। एहतशाम कितनी देर का कह कर गए हैं? आधे घंटे का, फरियाल मसरूफ सी बोली थी। रोशना ने जल्दी से सूप पीना शुरू किया था और 2 चम्मच लेती बाउल टेबल पर रख के अलमारी से अपना सूप लेकर वॉशरूम में बंद हुई थी। 20 मिनट में रोशना बिल्कुल तैयार होती एहतशाम का इंतजार कर रही थी। फरियाल उसकी फिरती देख दंग रह गई थी। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। रोशना ने फरियाल से मिलते उसे हिदायत दी थी। तुम भी अपना ख्याल रखना प्लीज़, बहुत को गलत मत समझना। फरियाल की बात पर रोशना के मुस्कुराते लब सिकुड़े थे। सपाट तासुरात चेहरे पर सजाए बाहर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, धीमी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कहा था। वालेकुम अस्सलाम, अब कैसा महसूस कर रही हो? एहतशाम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा था। बेहतर हो। क्या ममानी काज़िमा और रायका जानती है कि मैं आज हवेली आ रही हूँ? इसकी बात पर एहतशाम दिलकशी से मुस्कुराया था। नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि एक सरप्राइज़ है। इसकी बात पर वो फ़कत रात के वक्त दोनों हवेली में दाखिल हुए थे। सामने के मंजर को देखते हुए खूबसूरत मुस्कुराहट ने दोनों के लबों का अहाता किया था। जहाँ काज़िमा मुँह फुला कर बैठी रायका से कुछ समझ रही थी। हम तो आज भी मेरी गुड़िया का पढ़ाई का दिल नहीं है।